Pilus means hair in Latin. Nidus means इसमें जाके जड़ बना लेना। पाइलोनाइडल साइनस का ओरिजिन मतलब ये है कि किसी ऐसा जख्म, ऐसा वूंड जिसमें बाल अंदर चले जाते हैं और वो जख्म बना देते हैं और जो उसको फिर भरने नहीं दे रहे। ये यहाँ पर होता है रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में, जहाँ पे जो ग्लूटियल क्लेफ्ट बोलते हैं हम, उसके फोल्ड में। ये समझिए होता क्यों है। जिन लोगों के मोटे नहीं, बटक्स थोड़े यूं ज़्यादा होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा फोल्ड ज़्यादा बन रहा है, इसे हम इंटरग्लूटियल फोल्ड बोलते हैं। कईयों का ऐसा होता है, कईयों का ऐसा जिसमें ऐसे है, तो यहाँ पे वो पसीना ज़्यादा आता है। कॉमनली जब हम ऑपरेट करते हैं अंदर से बालों का गुच्छा निकलता है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करिए। और आज बात पाइलोनाइडल साइनस बीमारी, जिन यंगस्टर को, यंग बच्चों को ये बीमारी होती है, बहुत तकलीफदेह होती है। और जाने माने कोलोरेक्टल सर्जन डॉक्टर पंकज गर्ग जी हमारे साथ है, उनसे इस बीमारी पर बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। पाइलोनाइडल साइनस क्या है, क्यों होती है? पाइलोनाइडल साइनस मीन्स, पाइलस मीन्स हेयर इन लैटिन, नाइडस मीन्स इसमें जाके जड़ बना लेना। पाइलोनाइडल साइनस का ओरिजिन मतलब ये है कि किसी ऐसा जख्म, ऐसा वूंड जिसमें बाल अंदर चले जाते हैं और वो जख्म बना देते हैं और जो उसको फिर भरने नहीं दे रहे। एनस ना, साइनस, एनस से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके। ये यहाँ पर होता है रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में, जहाँ पे जो ग्लूटियल क्लेफ्ट बोलते हैं हम, उसके फोल्ड में। तो एनस के पास है, इसलिए ये कोलोरेक्टल सर्जन के डोमेन में आ गया। जबकि पर से पाइलोनाइडल साइनस का फिस्टुला से कोई रिलेशन नहीं होता। राइट। वेरी रेयर केसेस में फिस्टुला और वो कनेक्ट हो जाते हैं। वो वर्ल्ड का पहला पेपर हमने पब्लिश किया था, पर वो रेयर है। तो ग्रॉसली पाइलोनाइडल साइनस एक अलग बीमारी है और इसका दो ही मेन कारण हैं। मतलब कारण तो कई हैं, लेकिन जो हम ट्रीट कर सकते हैं जी। एक तो ये समझिए होता क्यों है। जिन लोगों के मोटे नहीं, बटक्स थोड़े यूं ज़्यादा होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा फोल्ड ज़्यादा बन रहा है, इसे हम इंटरग्लूटियल फोल्ड बोलते हैं। कईयों का ऐसा होता है, कईयों का ऐसा जिसमें ऐसे है, तो यहाँ पे वो पसीना ज़्यादा आता है और हेयर्स होते हैं। तो जब इंसान चलता है तो वो रबिंग होती है। जब हमारी स्किन गीली होती है, तो अगर ये आधा घंटा गीली रहे, अगर फिंगर को हम डुबा के, आपने देखा होगा पानी में, तो कैसी हो जाती है 15 मिनट बाद? गलना शुरू हो जाती है। प्रिसाइसली। तो अगर ये आधा घंटा रहे तो स्किन की जो स्किन का मेन पर्पस है प्रोटेक्शन, तो इसकी प्रोटेक्शन वैल्यू 50% रह जाती है। अगर 24 घंटे गीली रहे तो आप ये समझ लीजिए इसकी प्रोटेक्शन वैल्यू 5% रह जाएगी। तो जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, उनके ये इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट का अंदर का जो एरिया है, वहाँ हवा तो लगती नहीं, चाहे वो एसी में बैठा है, चाहे वो बाहर बर्फ़ पड़ रही है, तो वहाँ वो पसीना आ रहा है, वो गीली है, तो वहाँ स्किन की प्रोटेक्शन वैल्यू बहुत कम हो गई है। ऑन द टॉप ऑफ इट, बट फोल्ड ऐसे है तो चलते हुए रब हो रहा है, सामने हेयर्स हैं, तो वो रब करते हुए कभी स्किन में थोड़ा ब्रीच हुआ और ऐसे करने से थोड़ा सेक्शन बन जाता है, वो हेयर अंदर चले गए, वो करते गए तक हेयर अंदर जाते गए, वो फिर इन्फेक्शन हो गया तो हेयर और तेज़ी से अंदर जाते हैं। तो कॉमनली जब हम ऑपरेट करते हैं अंदर से बालों का गुच्छा निकलता है। और वो पता भी नहीं चलता, ना दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि आपकी बैक साइड में रीढ़ की हड्डी के नीचे है वो। प्रिसाइसली। तो पेशेंट्स को तो पता नहीं चलता, वो तो जब देखते हैं यार पस आ रहा है, या पेन हुआ, पस इकट्ठा हो गया, पेन हो रहा है, फूट गया, पस आया, फिर पता लगता है अरे यार मेरे कुछ हो गया। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरिया पीछे होने की वजह से दिखाई ना देना, तो इसलिए वहाँ की केयर नहीं हो पाती। और काफी शायद तकलीफदेह होता होगा। जब पस इकट्ठा हो गया फिर पेन होता है। तो ये मेल्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि शायद हेयर ही ज़्यादा होते हैं मेल्स। आप प्लम्पी, नॉट फैटी बट प्लम्पी, जिनके बटक्स वो हैं, पसीना ज़्यादा आता है, हेयरी ज़्यादा हैं, और जिनको होना होता है 15 से 20 साल की उम्र में हो जाता है। ओके, यंग एज में, जिसके जब दैट्स व्हेन हेयर स्टार्ट कमिंग, तो जिसको होना है वो हो जाएगा। जिसको इस एज तक नहीं हुआ, 30 के बाद इट इज़ वेरी रेयर, पर 30 ईयर्स के बाद ये नहीं होता है जनरली। तो हमारे पास 90% जो आते हैं पेशेंट्स, दे आर टीनेजर्स। अच्छा।
और इसमें कितनी कॉमन है ये बीमारी? अब मुझे लग रहा है बढ़ रही है, बिकॉज अब लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो रहा है। एंड आपने देखा होगा पिछले 15 साल में ओबेसिटी भी बढ़ी है, जंक फूड खाने की वजह से मोटापा बढ़ रहा है। और लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, लोग बाहर घूमने नहीं जाते, कपड़े ऐसे हो गए हैं, ज़्यादा टाइट हो गए हैं, ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो बैठने से भी एक माना जाता है जो ज़्यादा बैठते हैं उनको ज़्यादा प्री डिस्पोज्ड हैं। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से ये मेरा मानना है कि ये बढ़ रही है बीमारी। अब इलाज इसका एक बार बाल अंदर चले गए तो मेडिसिन का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वो तो जब तक बाल निकलेंगे नहीं तब तक वो बार बार होता रहेगा। उसका फिर सर्जरी होती है? सर्जरी ही होती है। अब सर्जरी में भी इसमें काफ़ी तरह के सर्जरी होती हैं, फ्लैप सर्जरी, लेज़र सर्जरी, इसमें ओपन सर्जरी भी करते हैं। इसमें बेसिकली जो भी सर्जरी होती है सारा काट के बटक को फ्लैट करते हैं। उसमें 5-6 दिन उल्टा लेटना पड़ता है, 5-6 दिन हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है जब फ्लैप करते हैं बड़ा, और महीना 1.5 महीना उल्टा लेटना पड़ता है। तो काफ़ी दैट इट्स लाइक अ मॉर्बिड रिकवरी। तो पर उस इतना करने के बाद भी बावजूद ये दोबारा हो जाता है। मतलब रेकरेंस रेट इज दे समवेयर समटाइम बिटवीन 5 to 15%। तो इसलिए ये बीमारी बड़ी नोटोरियस है। लाइक फिस्टुला, उसमें रेकरेंस रेट ज़्यादा होता है, पर इसमें भी 5 से 15% इज अ वेरी हाई रेकरेंस रेट। अर्ली सिम्टम्स कुछ होते हैं कि पता लग जाए, शुरुआत में ही पकड़ा जा सकता है इस बीमारी को? जैसे ही वहाँ पे शुरू हो कि कहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है और आप देख रहे हैं कि वो मेल है, पसीना ज़्यादा आता है, हेयर्स हैं, तो फटाफट डॉक्टर को दिखाइए। अगर उसी स्टेज पे, हमने कितने पेशेंट ऐसे देखे हैं हमारे पास अर्ली स्टेज पे आते हैं, हम हेयर्स निकाल उनको बता देते हैं कि आपको साफ रखने हैं, पसीने को दूर रखना है, उनका पाइलोरेसेंस बढ़ता भी नहीं है, ठीक भी हो जाता है, क्योंकि अगर वो डीप हेयर्स नहीं गए हैं फिर वो ठीक हो जाएगा। तो एक बार आपने वेट करते रहे 1-2 साल, हेयर्स चले गए, फिर तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब लग रहा है कि कुछ शायद उन्हें कुछ फील हो रहा है कि कुछ है पीछे, तो इमीडिएटली यू शुड गो टू द डॉक्टर, सर्जन के पास जाइए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ प्रिकॉशंस, आई एम सॉरी, अगर जिनके नहीं बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, जिनको हेयर ज्यादा है और पसीना ज्यादा आ रहा है, बिकॉज बाकी फैक्टर चेंज नहीं कर सकते, मेल है तो और आप मोटे भी हैं, थोड़े प्लम्पी हैं, मैंने फ्रैंकली सरप्राइजिंगली बहुत मोटे लोगों में नहीं देखा ये। अच्छा, ये जो जिनके थोड़ा से बटक्स हैवी होते हैं या तो प्लम्पी होते हैं, दैट्स द राइट वर्ड, उनमें ज़्यादा होता है। मुझे याद ही नहीं पड़ रहा कि मैंने इतने सैकड़ों पाइलोनल सर्जरीज किए हैं, कोई उसमें बहुत, जैसे फिस्टुला मुझे याद है, बहुत मॉर्बिड ओबीज में भी किए हैं। पाइलोनल ऐसा मुझे याद ही नहीं आते, थोड़े से ना प्लम्पी ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा होते हैं। शायद जो बहुत ओबीज होते हैं उनके बटक्स शायद फॉल अपार्ट कर जाते हैं, तो पर ये प्लम्पी में ज़्यादा होता है। तो जो लोग थोड़े प्लम्पी हैं, मेल्स खासकर, पर आजकल फीमेल्स में भी ज़्यादा हो रहा है, पर हेयरी है स्पेशली इन दिस एरिया, एंड स्वेटिंग ज़्यादा होती है, दे शुड बी केयरफुल। और जैसे यहाँ पे क्लेफ्ट में कोई लगे पेन हो रहा है, इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर। इसका हमने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अब एक निकाला है, लॉकुला। अभी तक जैसे मैंने बताया कि जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन होता था, एडमिट करना पड़ता था, 5 दिन उल्टा लेटना पड़ता था, 4 या 5 दिन, और महीना एडमिट रहना पड़ता था, और 15-20 दिन महीना उल्टा लेटना पड़ता था। ये अब हमने जो निकाला है लॉकुला प्रोसीजर, ये भी अमेरिका के, यूरोप के टॉप जर्नल ने पब्लिश किया है। इसमें हम क्या एडवांसमेंट है कि जो इतना बड़ा सर्जरी थी जो पहले हम भी करते थे फ्लैप, उसको इतना कर दिया हमने। ये लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, 1 घंटे बाद छुट्टी कर देते हैं, कोई हॉस्पिटल में रुकना नहीं है, और 3 घंटे बाद पेशेंट गोज बैक टू वर्क। और इसमें करते इसमें हम खोल के सफाई करते हैं और सारा जो बाल है वो निकाल के लाइनिंग को लेजर से सफाई करके और उसको कर देते हैं। हमने ये एडवांसमेंट किया है, हमने नहीं किया है, हमने इसको पॉपुलराइज किया है कि ये जो प्रोसीजर है ये कैंसर नहीं है, इसमें इतना बड़ा काटने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप इसको करके, हमने ये रिजल्ट्स अभी स्विट्जरलैंड के जर्नल में पब्लिश किए, उससे पहले अमेरिका के जर्नल में पब्लिश किए। तो ये लॉकुला प्रोसीजर अब बहुत कॉमन हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इससे रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। ऑलमोस्ट आप मानिए नेक्स्ट डे से पर्सन ज़्यादातर स्कूल गोइंग होते हैं, कॉलेज गोइंग होते हैं, वो अपना कॉलेज जाना शुरू कर देते हैं। सो एक तो प्रिकॉशन से आप अपना ख्याल रख सकते हैं, और एक होती है सर्जरी। सर्जरी के बाद, और सर्जरी की भी अब नई ये टेक्निक आपने बताई है,
और उसके बाद के बाद में फिर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इंसान नहीं बदल दिया, हमने सिर्फ उसका पाइलोनल साइनस ठीक किया है। हेयर्स अभी भी आएंगे, इंसान वैसा वैसा रहेगा और स्वेटिंग अभी भी ज़्यादा होगी। तो आपको हेयर्स को क्लीन जरूर रखना है। अगर आप हेयर क्लीन नहीं रखेंगे, गारंटी है ये दोबारा हो जाएगा, क्योंकि हमने तो कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ साइनस ठीक किया है। तो इसलिए ये लोग यहाँ फॉल्टर करते हैं, वो सोचते पाइलोनल साइनस ठीक हो गया, अब हम जो मर्जी करें। नहीं, जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है उसको आपको हटाना ही पड़ेगा। एनीथिंग एल्स यू वांट टू कन्वे, कुछ आप दर्शकों को कहना आई चाहें? थिंक यहाँ पे बस अपना थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखें। हेयर्स अगर ज़्यादा हैं तो प्रोफिलैक्टिकली वैसे भी रिमूव कर सकते हैं। एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इनिशियल स्टेज में अगर आप सर्जन को कंसल्ट कर लेंगे तो चांसेस आर गुड दैट आपको सर्जरी की जरूरत ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।